हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एक बार फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, देन शुरू किया जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग की एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है हमारी, जो कि जितने भी आपके अकाउंटेंट के एग्जाम है, चाहे वो पीजीटी के एग्जाम हो, उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल है। और इसके अभी तक हम लोगों ने 23 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर देख लीजिए, या फिर यहाँ जो आइकन आपको दिख रहा होगा उस पर भी आप क्लिक करके वो चेक कर सकते हो। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ में। आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में 24वां पार्ट, जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी की पूरी सीरीज जरूर देखना, काफी हेल्पफुल है आपके पीजीटी के लिए, या फिर अकाउंटेंट एग्जाम में जो यूपी टेट होने वाला है, केवीएस होने वाला है, या फिर जो आपका यूपी ट्रिपल एससी में होने वाली है, यूपी पीसीएल में, इन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ और सर्च करो आप लोग लक्ष्य एकेडमी विकास आनंद। आप लोगों को डायरेक्टली ये लोगो देखने को मिलेगा, जो कि हमारी ऑफिशियल लोगो है। इसमें आप लोगों को ज्वाइन कर लेना। जितने भी अपडेट्स हैं मैं इसमें डालते रहता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट से मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना वेस्ट ऑफ टाइम के। और पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला जा रहा है, इंडिपेंडेंट ब्रांच मीन व्हेन अ सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय। बोला जा रहा है कि जब कोई इंडिपेंडेंट ब्रांच है और वो अगर सेपरेटली अकाउंट मेंटेन करता है, तो उसे तो बनाने के लिए उसे क्या बनाना चाहिए, मतलब कि एचओ अकाउंट बनाएगा, ब्रांच अकाउंट बनाएगा, दोनों बनाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट चूज करके बताओ कि जब कोई एक ब्रांच जो है इंडिपेंडेंट ब्रांच है, अगर वो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना चाहता है, तो वो किस टाइप का अकाउंट मेंटेन करेगा। फटाफट चूज कीजिए। जी हाँ, जिनका भी यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी रहा है बिल्कुल सही है, ब्रांच अकाउंट। उसे क्या बनाने की जरूरत होती है, ब्रांच अकाउंट बनाने की जरूरत होती है। क्लियर है, बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which of the following item of cost is not a part of inventory? हमें बताना है कि यहाँ पर जो भी चार आपको खर्चे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा खर्चा इन्वेंट्री का एक हिस्सा नहीं है। जैसे कि स्टोरेज एक्सपेंसेस है, नॉर्मल वेस्टेज है, इनवर्ड फेट है, या फिर हमारे पास कस्टम ड्यूटीज हैं। इनमें से कौन सा इन्वेंट्री का कॉस्ट नहीं है। देखो, बात कर रहे हैं इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं है, कहने का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट है क्या एग्जैक्टली में, सबसे पहले वो समझ रहे। इन्वेंट्री कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग लैंग्वेज, इन्वेंट्री कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर के फिनिश गुड्स को बनाने तक के प्रोसीजर में जो खर्च होता है, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्मल वेस्टेज, जब आप गुड्स को बनाते हो तो उस गुड्स को बनाने में जो खर्चा होता है, गुड्स को जब आप रॉ मटेरियल जब आप खरीदते हो तो खरीदने में जो खर्चा होता है, और जो कस्टम ड्यूटी, कहीं से आप गुड्स को ला रहे हो तो उसके बदले जो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। बट स्टोरेज एक्सपेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो फिनिश गुड्स हैं, गुड्स को बनने के बाद जो रखा जाता है, उस पे खर्चा है। तो ये एक अलग खर्चा है, ये हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस का पार्ट में आ जाता है, ना कि इन्वेंट्री के खर्च पे आती है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप यहाँ पर सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। देखो यार, इतनी अच्छी वीडियो बता रहा हूँ यार, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, मिस मत करना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following error is an error of principle? यहाँ पर जो errors दिए हुए हैं, चार टाइप के error दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि error of principle कौन सा है। देखो, error of principle के बारे में सबसे पहले तो जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे यहाँ पर चार error में से error कौन सा है। error of principle बेसिकली वो error हुआ जिसमें error के मतलब कि जो रूल रेगुलेशंस है ना, उसी में आप कुछ गलती कर जाओ। रूल रेगुलेशन मतलब डेबिट करना कुछ और है, कुछ और कर दो, मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एजम्पशंस हैं, जो रूल्स हैं, आप उनको जब मिस करते हो, उनमें जब गलती करते हो, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एरर। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर बी में, जिसमें लिखा हुआ है कि 5,000 रुपए आपका खर्च हो रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट, आपने डेबिट क्या कर दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डालना था, किसमें, प्लांट अकाउंट में डालना था। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब कोई आप प्लांट खरीदते हो और उसके इंस्टॉलेशन में जो खर्चा होता है, वो भी प्लांट के कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। सपोज हमने जो प्लांट खरीदा था, सपोज वो 5 लाख का प्लांट था, मैं मान के चलता हूँ कि हमने जो प्लांट खरीदा था वो 5 लाख का प्लांट था, उसमें हमने 5,000 रुपए खर्चा किया, तो हमारी कॉस्ट टोटल कितनी हो जाती, 5,05,000 हमारी टोटल कॉस्ट हो जाती है प्लांट की। बट हमने क्या किया, इसे हमने ट्रेवलिंग के खर्चे में डाल दिया है।
तो ये जो खर्चा हुआ, ये जो हमने एरर किया, ये एरर क्या कहलाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? बाकी का आप एरर ध्यान से देखो, उसमें प्रिंसिपल्स एरर कम हो रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या है, रिसीव शाम से किया है, राम लिख दिया, मतलब मिस्टेक्स हैं। अपने राम की जगह में श्याम लिख दिया, श्याम की जगह में राम लिख दिया, बस यही मिस्टेक है। वेजेस को डेबिट करना था, उसके जगह में आपने सैलरी कर दिया है। अगेन ये भी एक मिस्टेक से, नॉर्मल मिस्टेक्स आपने किया है। दूसरा क्या है हमारे पास कि आपने रॉ मटेरियल परचेस किया था 500 रुपया, तो आपने 50 रुपया लिख दिया। अगेन ये सब जो है वो नॉर्मल मिस्टेक्स हो रहे हैं, बट यहाँ पर रूल रेगुलेशंस नहीं है, पेन चलाने में गलती हो गई थी। समझ में आ गया? तो ये बेसिक मिस्टेक्स थे। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज पार्ट ऑफ कैश इन हैंड। हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोस्टेज एंड स्टाम्प, बीआर, चेक डिपॉजिट विद बैंक और बीआर इंडोर्स्ड। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है क्या कैश इन हैंड के जैसा एक हमारा हिस्सा होगा। बेसिकली क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया। देखो अब ध्यान से देखो तो बिल रिसीवेबल, चेक डिपॉजिट विद बैंक और बीआर जो इंडोर्स्ड हो रहे हैं, ये चारों के चारों करंट के हिस्से में आते हैं, नो डाउट्स। लेकिन पोस्टेज एंड स्टाम्प कहीं ना कहीं एक बेसिकली रेवेन्यू का अमाउंट होता है, एक पैसे जैसा ही होता है। एक आपने देखा होगा ना, स्टाम्प्स वगैरह देखा होगा जो लेटर्स वगैरह लेटर हेड्स पे वगैरह पे लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसमें इस्तेमाल करने वाली चीजें होती है, और ये भी एक तरह का कैश ही होता है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो जिन्होंने यहाँ पर ए चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? बेसिक तौर पर सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस थोड़े सा थे, बट ध्यान से देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a nominal account? यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब हमने ऑलरेडी मैंने पहले भी बोला हुआ है आपको, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन चारों को अच्छे से क्लियर रखो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े काम के हैं, इनसे क्वेश्चंस होते ही होते हैं भैया, चाहे जो हो जाए। नॉमिनल में हमें वो लाने हैं क्या क्या, जितने भी हमारे इनकम होते हैं, जितने भी हमारे गेन होते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर जितने भी हमारे पास लॉसेस होते हैं, ये सभी के सभी इसमें आते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रेंट ये क्या है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। एसबीआई क्या है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेटर्स क्या है, अब डेटर्स देखो यहाँ पर दो डेटर्स जो अकाउंट होगा, यहाँ पर भी किसी न किसी पर्टिकुलर पर्संस के नाम पर या फिर पर्टिकुलर लोगों के नाम पर आइडेंटिफाई किया जाता है। अगेन ये भी पर्सनल अकाउंट का एक हिस्सा होता है। सो ध्यान रखना इन चीजों को। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a capital expenditure? हमें बताना है कि यहाँ जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? हर वो खर्च जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं, जो कि इसकी बेनिफिट्स हमें लंबे समय तक मिलने वाली है, लंबे समय मतलब मोर देन 1 ईयर, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सी भाषा में, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे सभी चीजों को तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। रिपेयर कर रहे हो, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर करने में खर्च हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी में, ये रेगुलर वाली खर्चे हर साल करने पड़ते हैं ताकि मशीन जो है वो स्मूथली चलता रहे। सैलरी पैड भैया ये तो हर महीने करने होते हैं यार, ईयरली छोड़ो, हर महीने आपको अपने वर्कर को पेमेंट करनी होती है। एनुअली, एनुअली लिखा हुआ ही है, एनुअली व्हाइट वॉश आपने किया अपने ऑफिस की बिल्डिंग में, जब एनुअली खर्च कर रहे हो इसका मतलब अगेन ये चीज क्लियर हो रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारा, हर साल वाला है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय इक्विपमेंट। हमने एक इक्विपमेंट खड़ा करने में या इक्विपमेंट खरीदने में खर्च किया, वो बार बार नहीं करते हो, एक बार खरीदा उसका लंबे बेनिफिट मिलने वाली है। सो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड प्लांट इज सोन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला, कि यहाँ प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं दोनों वर्ड लिख देता हूं, ठीक है ना। प्रॉफिट या लॉस, दोनों केसेस में प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड प्लांट, ओल्ड प्लांट को बेच करके प्रॉफिट हुई या लॉस हुई, उसे कहां दिखलाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखलाओगे, पीएनएल अकाउंट में दिखलाओगे, या फिर बीइंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम में इग्नोर कर डालोगे भैया। चलो फटाफट चूज करो, बताओ राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी अपने ऑप्शंस चूज करो। बिल्कुल सही, जिन्होंने यहाँ पर सी चूज किया है बिल्कुल सही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा, बिकॉज ऑफ ये रेवेन्यू नेचर का होता है। प्रॉफिट
और लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, दैट्स व्हाई ये P&L अकाउंट में डाला जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है प्रॉपर तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है BRS में डेबिट कैश बुक और पासबुक, दो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। एक पासबुक मिलता है और दूसरा हमें मिलता है कैश बुक। आज लगता है मेरा पेन थोड़ा मेरा साथ नहीं दे रहा है। ठीक है ना, अब दो चीजें यहाँ पर समझने को होती है, दोनों में हमारे पास इसमें डेबिट बैलेंस, इसमें और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, इसमें भी आते हैं हमारे पास डेबिट बैलेंस और साथ ही साथ में क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक कहने का मतलब होता है कि जो मेरा पैसा है वो बैंक में नेगेटिव है, बट क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है मेरा पास जो पैसा है वो पॉजिटिव है। सेम चीज उल्टा होता है हमारे पास कैश बुक में। डेबिट बैलेंस कैश बुक का मतलब होता है मेरा जो पैसा है वो प्लस में शो कर रहा है, और क्रेडिट का मतलब होता है वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर डेबिट बैलेंस है और वो भी किस में है, पासबुक में। मतलब क्या है, ये नेगेटिविटी में जाएगा। नेगेटिविटी कहने का मतलब क्या हुआ, हमने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है बैंक से। क्या लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली आंसर। अब आपसे कभी भी पूछा जाए क्रेडिट, डेबिट, कैश बुक, पासबुक, दोनों याद रखना है, प्रॉपर तरीके से करना है, मिस्टेक्स नहीं करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ cost are sold for rupees 2000 at 25% on cost। ओके, यहाँ क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा एक मैथ वाला क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, यानी कि COGS आपको फाइंड आउट करना है, और सेल दिया हुआ है आपको, SP दिया हुआ है कितना, 2000 रुपए है, और प्रॉफिट हो रहा है 25% ऑन कोस्ट बेसिस पर। ऑन कोस्ट बेसिस पर यहाँ पर ये मत करना कि 2000 का 25% निकाला और उसको घटा के आंसर ले आया, मतलब 1500 आंसर आपने ले आया। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आंसर गलती है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑन कोस्ट बोला हुआ है, ना कि सेल्स है। अब एक चीज अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो आपको पता ही होगा कि अगर कोस्ट पे 25% है तो सेल पे कितना होता है, 20% होता है। ठीक है ना, अब बोलोगे सर ये कैसे पता, तो ये बेसिक चीजें हैं, मैं निकाल के भी दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला अपनाओ, 2000 into 100, डिवीजन में आपको क्या देना है, डिवीजन में 100 प्लस परसेंटेज, 100 और प्लस परसेंटेज करो कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। अब आप इसे 5 से 25 से काट लो, 25 4 जा और 25 5 जा, क्या आ गया, 5 से इसे काट सकते हो अगेन आप, तो कितना आ गया, 400 मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1600। अब ये आपको मिल गया। दोनों में चेक कर लो, दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है, दोनों में डिफरेंसेस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2000 में से अगर मैं 1600 को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो कितने का आ जाएगा, 400 का डिफरेंट आपको मिल जाएगा। 2000 का 20% कितना होता है, 400 होता है। देखो मिल गया ना, इसीलिए मैंने बोला था कि 20% के बराबर में होता है। बेसिक एकदम सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो यार, देरी नहीं करना होता है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या फिर मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट है। चूज करके बताओ क्या होगा राइट आंसर। बड़ा बेसिक क्वेश्चन लेकिन रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया, और बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती भी किए हुए। फटाफट चूज कीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। और एक लास्ट अनाउंसमेंट अगेन, जो लोग यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंट की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को पता है ऑलरेडी हम लोगों ने कल एक न्यू ऑफर आप लोगों के लिए निकाला हुआ है। जो उसकी नोट्स है और जो उसका मॉक टेस्ट है, दोनों की प्राइस आपकी 399 की है। लेकिन 27 नवंबर तक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है कि आप लोगों को, कि जो लोग यूके ट्रिपल एस सी अकाउंट का नोट्स खरीदते हो 399 का, उनको 22 मॉक टेस्ट जिसकी कीमत है 399, वो 100% फ्री दिया जा रहा है विदाउट एनी कोस्ट। 27 नवंबर से पहले जरूर ले लेना है। और 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। लेने के लिए सिंपली आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहां जा सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं अपना नंबर आप लोगों को दे दे रहा हूँ, 9570084448। आज मेरी पेन मेरा साथ नहीं दे रही है, ये 444 है, ठीक है ना। तो अगेन चलो आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।